नमस्ते। तालिबान के 100 दिन 26/11 मुंबई हमलों की प्रतिवार्षिक तिथि पे आज इस विषय पे चर्चा में आप सबका स्वागत है। इस बातचीत में भाग लेने के लिए मेरे साथ पैनल में जो आज स्पीकर्स, जो वक्ता हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, आप 37 वर्ष सैन्य सेवा में रहे और भारतीय सेना के पूर्वाध्यक्ष कमांडर रह चुके हैं। कारगिल युद्ध में एक बटालियन की कमान सँभालने के लिए आपको विशिष्ट सेवा मेडल मेडल भी प्रदान किया गया और आप एक प्रमुख युद्ध नीति विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने किताबें लिखी हैं सैन्य हिस्ट्री पे, इतिहास पे और युद्ध नीति में। कर्नल सीएम रामकृष्णन जी, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊँ। इन्होंने भी 33 वर्ष भारतीय सेना में सेवा अर्जित की। इस दौरान 65 और 71 के युद्धों में भी उन्होंने भाग लिया और आपके कई महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान भी रहे हैं। जैसे वंचित वर्गों, महरूम तबके के बच्चों को पढ़ाने और उनके मार्गदर्शन, उनकी रहनुमाई के लिए के कामों से आप जुड़े रहे हैं। निसार अहमद शरज़ाई साहब, अफ़गानिस्तान के जाने-माने समाजी कारकुन रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के प्रतिनिधि नुमाइंदे हैं और जिसका औपचारिक नाम है यूनाइटेड इस्लामिक नेशनल फ्रंट फॉर साल्वेशन ऑफ अफ़गानिस्तान और जो कि तालिबान का मुकाबला करने वालों में अफ़गानिस्तान के सबसे अहम ताकतों में हैं। ललित अंबरदार जी, कश्मीरी हिंदुओं के अधिकारों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक निडर, बेबाक लेखक और वक्ता हैं। मेरा पहला सवाल शरज़ाई साहब मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। आपने कई बार इंटरव्यूज़ में ऐसा कहा है कि जो तालिबान का सपोर्ट बेस है, ये अफ़गानी लोगों में, जनता में बहुत कम है असल में। बावजूद इसके हम देखते हैं कि दूसरी बार और बड़ी ताकत के साथ तालिबान इस बार वापस आई है। क्या ये सिर्फ़ इसलिए मुमकिन हुआ है जिस तरह से अमेरिकी ताकत अचानक से वापस हुई? या कि आपको ऐसा लगता है कि एक तबका अफ़गानिस्तान में ऐसा है जो उनका किसी तरह से उनको सपोर्ट करती है? कई बार जैसे कई लोग होते हैं जो उनको फ्रीडम फाइटर्स की तरह शायद देखते हैं और अमेरिकी ताकतों को बाहरी ताकत की तरफ से उस नज़रिए से देखते हैं। या तो जो एक अहम फैक्टर है जिस पे हमेशा पाकिस्तान जिसको प्ले करना चाहती है, वो है इस्लाम का या एक उम्मा का जज़्बा जो है, उसके बिना पे अपनी पकड़ बनाए रखना। ये क्या फैक्टर्स रहे होंगे या आपको लगता है ये पूरी तरह एक सिर्फ़ पॉलिटिकल फेलियर रहा? जिस तरह से गवर्नमेंट उसको आर्मी उसको मुकाबला नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से इतना एक पावरफुल टेकओवर हुआ तालिबान का? नमस्कार। प्रोग्राम में सब दोस्तों के लिए, जनरल साहब बख्शी के बाकी सब दोस्तों के लिए सलाम नमस्कार। थैंक यू वेरी मच कि मुझे दावत दिया इस प्रोग्राम में। देखिए, तालिबान कोई पावर नहीं है, कोई बहुत एक बात है कि जनरल साहब बख्शी भी जानता है, अफगानिस्तान लोग 99% मुसलमान लोग हैं। 1975 से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर इसी इस्लामी जज्बे को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान लोग जब हमारा पार्टी अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल पार्टी कुदरत में था, सरकार हमारा था, हमारे खिलाफ ये लोग को इस्तेमाल किया कि अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी रूस के साथ थे, रूस कम्युनिस्ट है, काफिर है। बस उसी इस्लामी के तहत जहाद को ये लोगों बना लिया। ना हमारे सरकार के खिलाफ
इसी जिहादी ग्रुप्स हैं, अल-कायदा भी इसमें पैदा हुआ। बस यही जिहादी ग्रुप जब अफ़गानिस्तान में 92 आया, फिर लोगों को आपस में लड़ाई में डाला। इसी लड़ाई के बीच ये लोगों को बीच से तालिबान बनाया। तालिबान आया, तालिबान ज़्यादा पावर नहीं था। तालिबान में कल रात भी एक इंटरव्यू में अफ़गानिस्तान टीवी चैनल के साथ एक बहुत लीडर था तालिबान का, मैं साफ-साफ उसको कि बनाने भी अमेरिका है। 20 दिन में जो आपको सपोर्ट किया भी अमेरिका था, अभी फिर कुदरत लाने में आपके लिए अमेरिका मदद किया। अगर अमेरिका का मदद नहीं था तो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह जाए अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करें। अभी तालिबान किसी बड़ा पावर नहीं है। बात ये है कि अफ़गानिस्तान का लोग का इतना परेशान किया है, लोग अभी अपनी रोटी के लिए परेशान है, मुहताज है बहुत लोग। सुसाइड धमाके से लोग डरते हैं, इसलिए लोग कुछ क़याम भी नहीं कर सकता है। अभी मैं खोल के बताता हूँ, बार-बार बोला है, कल भी बिल्कुल तालिब लीडर के सामने मैंने बोला कि ना अभी 90% अफ़गानिस्तान लोग तालिबान को नहीं चाहता है। तालिबान अफ़गानिस्तान में जगह नहीं है तालिबान के लिए और ये लोग मैं सोचता अगर पाकिस्तान, चाइना अभी पाकिस्तान, चाइना और पीछे छुप के अमेरिका भी मदद कर रहा है। अमेरिका भी छुप-छुप अभी तालिबान लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है। अमेरिका फिर चाहता है कि जो बेस बनाया है अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर, ये 20 साल में अमेरिका किस चीज़ में बिज़ी था? उसके संभालने के लिए मुल्ला बरादर के ग्रुप का ड्यूटी था अमेरिका की तरफ से। बहुत भरोसा उसी लोग के ऊपर था। अभी वो भरोसा हाथ से गया अमेरिका का। फिर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो भरोसा फिर उसके हाथ आ जाए और अगर उसी तरह अमेरिका के मन में नहीं हुआ, आप याद रखें कुछ महीनों में फिर अमेरिका करता है अफ़गानिस्तान के ऊपर। इसी के अमेरिका 20 साल में जो बनाया, उसको सँभालना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। कल रात मैंने अमेरिका एक टीवी चैनल में सुना, हो सकता है कि एक बार फिर अमेरिका अफ़गानिस्तान में अटैक करे। क्यों अटैक करे? इसी के वो 20 साल क्या बनाया? हम अफ़गानियों जानते हैं। मैं 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। हमारा पार्टी 50 साल पहले जब हुआ था कि इम्पीरियलिज़्म अमेरिका, यही अमेरिका इम्पीरियलिज़्म अफ़गानिस्तान और इसी तरह जो हमारे पार्टी के तरह लोगों के लिए काम कर रहा था, इनका दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है। उसी तरह जो पॉलिटिक जो अफ़गानिस्तान का है, उसी का वो चाहता है कि रूस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, ईरान के खिलाफ और पूरा एशिया में अमेरिका के लिए काम आता है। इसलिए हमारा लोग 40 साल में लड़ाई में बिज़ी था। कितना लोग मर गया, कितना लोग बेघर हो गया, कितना लोग अपनी वतन के छोड़कर भाग गया। अभी अमेरिका सादा ये सब कुछ हाथ से नहीं देता। अमेरिका देखता है कि अगर तालिबान उसमें उसका बात मान गया, उसका जो बेस बनाया, उसको सँभाला तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर अटैक करते। अभी बीच में पाकिस्तान आया और चाइना। पाकिस्तान तो वैसे अमेरिका और इंग्लिश का गुलाम है। वो पैसे के बदले हर काम कर सकता है। चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी चाइना के दौर में नाचते हैं पैसे के लिए। अगर चाइना ज़्यादा दखल-अंदाज़ी कर दिया, अमेरिका फिर अटैक करने का चांस है अफ़गानिस्तान। इसे को बहुत सारे अंडरग्राउंड बेस बनाया है 20 साल। उसको सँभालने के लिए कुछ भी करता है। देखिए, तालिबान का सब पावर हो सकता है अभी एक तो कहना है कि 1 लाख कितना है, 1 लाख नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार। अफ़गानिस्तान में लोग को इतना परेशान किया है कि किसी के पास इतना हिम्मत है 6 मिलियन लोग रहते हैं। 6 मिलियन लोग में 1 मिलियन सब जवान हैं। ये जवानों अगर एक दिन निकल जाएँ कि मैं बार-बार अभी एक प्रोग्राम बनाया कि इन लोगों को समझाया कि निकाल निकाल लीजिए। अटैक करें तालिबान के ऊपर।
अगर 1 मिलियन जवान है, 1 मिलियन जवान से 1 लाख जवान अगर एक दिन, एक साथ निकल गया बस एक धंधे के साथ, काबुल के अंदर हो सकता है 20,000 तालिब न हो। 1 घंटा इसको गायब कर सकता है। बात ये है कि लोग के पास प पैसे नहीं, लोग अपनी रोटी पानी-रोटी के लिए परेशान हैं। कोई सपोर्टर नहीं है अफ़गानिस्तान के लिए। अगर अमेरिका के ऊपर लोग खुशहाल था कि चलो अमेरिका आया, अभी हमारा रोज़गार ठीक हो जाता है, अमेरिका भाग गए। अमेरिका खुद गद्दार निकला। अभी किसी और नहीं, इंडिया भी खामोश है अभी तक, अकेला नॉर्दर्न अलायंस है। और तालिबान इतना वहशी व दरिंदा है कि हर दिन लोगों को क्रेन में लगा सिटी के अंदर लोगों को जवानों को फांसी देता है और लोगों के सामने लाता है, डर फैलाने के लिए। सरेआम लोग को गोली मारता है। एक डर फैलाना है, इस डर की वजह से अभी लोग सोचता है कि कोई सपोर्टर भी नहीं, आगे मेरे परिवार का क्या हो जाता है। और इंडिया भी खामोश। पाकिस्तान अभी अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत आगे गया। इंडिया बिल्कुल पीछे गया। इंडिया अभी तक कुछ नहीं किया है। नॉर्दर्न अलायंस जो अभी अफ़गानिस्तान चुका है। अभी जो इसी हफ्ते में काबुल के अंदर नॉर्दर्न अलायंस का ग्रुप ए बन गया। छुप के जवानों वो गुरुलाई लड़ाई शुरू किया है। अगर इन लोगों को सपोर्ट हो जाए, मैं सोचता हूँ 2-3 महीने एक तालिब नहीं रहेगा। पूरा चाइना और पाकिस्तान का अगर पीछे भी हो। भगवान सच करे बात ये है। जो आप उम्मीद करते हैं वैसा ही हो। मैं अगला आप ही से पूछूँगी इसी लाइन पे कि आप नदरलैंड्स अलायंस की क्या पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं जिन लोगों की आपने बात की कि इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, उनको संगठित करके एक्चुअली एक रेज़िस्टेंस तैयार करने का और अमेरिका तो आपने बोला कि वो सिर्फ़ अपने ग्लोबल पावर की मतलब से और पाकिस्तान अपने मतलब से है। तो कौन-सा ऐसा पावर है जो आप समझते हैं कि सहायक हो सकता है आपके इसमें अ, एफर्ट में? देखिए 96 में जब तालिबान आया, इसी यही पाकिस्तान और सब जानते हैं कि तालिबान को बना दिया अमेरिका, ये सब पीछे अहमद शाह मसूद अकेला कमांडर था और पंजशेर बहुत एरिया अफ़गानिस्तान का बहुत एरिया तालिबान के पास। पैसा भी नहीं था, इस तरह टेक्नोलॉजी भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई हेल्प नहीं कर सकता था, एक जज़्बा था। मैं आइडियोलॉजी के लिहाज में मैं एक डेमोक्रेट इंसान हूँ और मैं एक डेमोक्रेटिक इंसान हूँ और मटेरियलिस्टिक सोच है हमारा और अहमद शाह मसूद का आइडियलिस्ट जो बहुत मज़हबी इंसान था, उसमें इख्तिलाफ भी था। फिर भी मैं अहमद शाह में एक जज़्बा देखा, इसलिए मुझे पसंद है। जज़्बा वतन के लिए था। अकेला अकेला वतन के लिए लड़ा, अकेला मुक़ावमत किया, लोगों को भरोसा दिया, लोगों के साथ काम किया, हर कौम से अपनी साथ ले लिया और उसी जज़्बे के तहत तालिबान और पाकिस्तान का मुकाबला कर दिया और जीत गए। अगर उसके ऊपर कामयाब नहीं हुआ, लास्ट में उसको सुसाइड किया, मार डाला। अपने वतन के लिए जान भी दे दिया को पाकिस्तान का तस्लीम नहीं हुआ। अभी भी उसका बेटा है और साथ-साथ उसका कुछ पुराना साथी है। अफ़गानिस्तान के उसी तरह सोच का लोग नॉर्दर्न अलायंस में, जो अपने लिए, अपने वतन के लिए जान देता है। मैं अभी अगर अगर अफ़गानिस्तान के लिए काम करता हूँ, अगर मैं प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान एम्बेसी के पास, अगर मैंने हर दिन अफ़गानिस्तान टीवी चैनल और यहाँ से अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ कि वतन के लिए जान भी दे दूँ। हो सकता है मुझे कुछ हो जाए, बस ये जज़्बा है हमारा ज़हन में। इसी तरह लोग नॉर्दर्न अलायंस और अभी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी है। आप इस सोचिए वक़्त अगर शहज़ाई साहब आप क्या उम्मीद देखते हैं? मतलब कि कब तक ये सिचुएशन में कुछ तब्दीली आने का चांस है? और किन फैक्टर्स से आपको कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आती है?
देखिए, अभी जो काम हर दिन तालिबान खुद लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, जितना अगर 10% लोग भी इनके साथ आए या कुछ लोग डर की वजह से भी इनके चुप था, वो भी एक्टिव हो जाता है। कुछ दिन पहले एक बहुत बुजुर्ग आदमी, एक कौम का बुजुर्ग था, एमपी भी था, उसका उम्र 75 साल का करीबी सफेद था, उसके साथ तालिबान बहुत बेइज्जती किया, उसको मारा। इसी तरह एक हफ्ता पहले 4 महिलाओं को इन लोगों फांसी दे दिया। इन लोगों को ये तालिबान लोगों को सलाम गोली मारता है। ये सब जवानों के ज़हन में एक क़ौत डालता है कि निकल जाओ अपनी वतन के। ये लोग उम्मीद है, अगर सपोर्ट हो जाए, अगर कोई सपोर्टर होगा, तो ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही अभी मैं सपोर्ट जानना चाहती हूँ कि ये सपोर्ट की उम्मीद आपको किस तरह से, किस लिहाज से है? मतलब कि आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं अभी? क्योंकि आपने अभी बड़ी नाउम्मीदी की बात करी कि एक्चुअली कोई भी कंट्री इमीडिएटली इस सिचुएशन में एंटर नहीं करना चाहेगा, जो आपने इंडिया की भी बात करी, क्योंकि सब जज कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ने तो एक डिप्लोमैटिक वो भी शुरू कर दिया, डायलॉग भी शुरू कर दिया है। तो तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कहाँ से, जैसे लोगों में जज़्बा है, ये तो हम भी देख रहे हैं, मगर कहाँ से एक वो रेज़िस्टेंस का एक ऑर्गनाइज़ेशन शुरू होने की उम्मीद है? यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइज़ेशन तो नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जिस दिन तालिबान आया बनाया है। हुँ। सब कुछ है, क़ियादत भी है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी हैं, सब कुछ है। मतलब ये है कि हमारे पास अभी सपोर्टर नहीं है। अगर देख मटीरियल सपोर्ट। ताजिकिस्तान जो हमारा ताजिकिस्तान हमारा पड़ोस है, वो कुछ मदद कर रहे हैं। वो जगह भी दे दिया, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। अकेला ताजिकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है। 7 मिलियन सब उसका पीपल है। वो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नॉर्दर्न अलायंस के साथ देता है। अभी दूसरी बात, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का दुश्मन और दुश्मन। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर हिंदुस्तान, और ये भी डर है, मैं खोल के बताता हूँ, अगर हिंदुस्तान तालिबान के साथ किसी तरीके में अगर ताल्लुकात रखा, याद रखिए मेरे बात के, ये बाद में हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा बन सकता है। तालिबान और पाकिस्तान कभी किसी का दोस्त नहीं होता है। तालिबान कभी इंडिया का दोस्त नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान का नीयत बहुत अच्छा है, तालिबान की नीयत बुरा है, और तालिबान के साथ चाइना भी है, पाकिस्तान भी। किस तरह भरोसा कर सकते हैं? वे देख लिया कि कुछ जगह पहले हिंदुस्तान चाहता था हेल्प अफगानिस्तान लोगों के लिए भेजे, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। तो पाकिस्तान इजाजत अभी बेतक जो हो रहा था, पाकिस्तान से कोई नहीं आया। अभी पाकिस्तान बहुत 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 खिबर करता है कि एक टूरिस्ट ग्रुप मेरे साथ है, वो सोचता है कि ये सब हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर सपोर्ट हो जाए, ये लोग कुछ महीनों में खत्म हो सकता है, वरना हो सकता है कि 2 साल या 1 साल 2 साल रहे। और मैं सोचता हूँ कि इस बार जिस तरह लोग, अफगानिस्तान के लोग अभी 20 साल पहले गई, आपने देखा था जो तालिबान था, उस टाइम किसी का हिम्मत नहीं एक प्रोटेस्ट करे। हमारा पार्टी का लोग, अभी महिला हो, क्या प्रोटेस्ट किया तालिबान के सामने, जो उसके पास हथियार था। 20 साल पहले हिम्मत नहीं था। अभी काबुल के अंदर ग्रुप बन गया, 20 साल पहले किसी का हिम्मत नहीं था। इसलिए मैं सोचा कि अभी अगर सपोर्ट भी ना हो, तालिबान ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर सपोर्ट हो जाएगी, ये बहुत अच्छा है। और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लिए, देखिए एक और जरूरी बात मैं चाहता हूँ कि आपसे चैनल से बता। अभी अमेरिका में नॉर्दर्न अलायंस के लिए ऑफिस खोलने का परमिशन दे दिया।
अगर देख पाकिस्तान इतना हेल्प करता है तालिबान का, इंडिया को ज़रूरी है कि नॉर्दर्न अलायंस की हेल्प करे। नॉर्दर्न अलायंस के ऑफिस खोलना दिल्ली में बहुत ज़रूरी। अगर नॉर्दर्न अलायंस का ऑफिस खोल गया दिल्ली में, पाकिस्तान खुद परेशान हो जाता है कि क्या हो, और तालिबान भी परेशान हो जाता है। एक बिल्कुल नहीं हो सकता है कि तालिबान परेशान ना हो, फिर एक चेंज आता है। तो इसी बात से आगे मैं चल उम्मीद के करता हूँ मैं हिंदुस्तान सरकार से कि नॉर्दर्न अलायंस के लिए ऑफिस खोलने का परमिशन दे। ठीक। मैं इसी बात से आगे बात थोड़ा आगे ले जाती हूँ और मैं सवाल पूछती हूँ मिस्टर कर्नल सीएम रामकृष्णन जी से। एक नया ट्रेंड इस बार दिखता है हमको, जहाँ एक तरह से देखा जाए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और या तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एक तरीके से तालिबान को मिल रही है। कई देशों ने राजनयिक संबंध का सूत्रपात किया है तालिबान के साथ, डिप्लोमैटिक टाइज़ इनिशिएट किए हैं और ये कुछ हद तक आश्चर्यजनक भी है और थोड़ा विस्मित करने वाली स्थिति भी है कि ऐसा क्यों है? पहला सवाल ऐसा क्यों है? क्या उनके कारण हैं और हो सकते हैं कि इस बार तालिबान को एक्चुअली लोग इस तरह से देख रहे हैं कि हो सकता है इनसे कोई बात हो सकती है। और इसका अच्छा इसको अच्छा समझा जाए या बुरा समझा जाए? आपको लगता है कि इससे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प होगी या आपको लगता है कि इससे वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन और भी खराब होगी? और इसका अफ़गानी जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका उनका लाभ होगा या उनका नुकसान होगा? मैंने शरजाई साहब को सुना। We sympathize with him for he is feeling very bad about his country. That's all very true. But then let us face certain facts. हमें कुछ चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। 96 में जब तालिबान अफ़गानिस्तान में गए, they were welcomed by people in Afghanistan. उसके बाद उनका जो बर्ताव जो था, उसके वजह से लोग तंग आ गए थे। अगर तालिबानी जो है ओसामा बिन लादेन को अपने पास नहीं रखते और अमेरिका को नहीं बोलते कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हमारा गेस्ट है, तो ये अमेरिका शायद 2001 में ट्विन टावर के बाद अफ़गानिस्तान में शायद जाता ही नहीं। इट इज़ अ फैक्ट। अमेरिका तब गया अफ़गानिस्तान में जब उसको नुकसान हुआ। अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से टेररिस्ट हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आते ही रहे हैं एंड इंडिया वाज लाइक अ स्पॉन्ज, ठीक है, एंड नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट। अभी इस दफ़ा में दूसरी बात हमें ये समझना है, पाकिस्तानी आर्मी थिंक्स दैट अफ़गानिस्तान जो है उसका पीछे जो रहेगा तो उसके आर्मी के लिए बहुत ही बड़ा कुशन मिलता है। एक अफ़सोस की बात है, अभी आपने देखा होगा, एक शाहजहा जी कहते हैं कि हमें मदद चाहिए। अरे अमेरिकन लोगों ने जो अमेरिका जो है वहाँ पे कितने बिलियन डॉलर वहाँ पे दे दिए, उनके गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे दिया, उनके आर्मी को सपोर्ट करने के लिए आर्म्स, एम्यूनिशन, गन्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स सब दिया है। फिर भी इनका फौज जो है तालिबान से लड़ाई नहीं किया। दिस इज द फैक्ट। 100,000 200,000 के जो अफगानी जो सोल्जर थे वो कैसे अपना जगह छोड़ के भागे, ये मुझे एज अ सोल्जर आई कांट अंडरस्टैंड दिस। अगर ये असल में कहते हैं, लोग कहते हैं ना अफगानी जो हैं बहुत वीर हैं, शूर हैं, अपने देश के लिए लड़ेंगे, तो ये लोग कैसे भागे? तो ये हालत है आज अफगानिस्तान का। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हो सकता है कि बाकी देश भी देख रहे हैं कि अफगान के जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप को संभालना नहीं चाहते या संभल नहीं पा रहे, तो लोग कहते हैं यार हम क्यों बीच में पड़े। आई एम सॉरी, दिस इज slightly unpleasant for Shahjai ji and his friends, but this is the fact. The fact that the Afghan army
trained for 20 years. हमारे हिंदुस्तान में हमारी मिलिट्री एकेडमी में भी ये लोग आए थे, उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है. How did they just throw their weapons and run? So this is not acceptable. Nobody will accept this. तो अमेरिका क्यों बीच में आए? चाइना और पाकिस्तान they want to come into अफगानिस्तान. अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पहले अफगानिस्तान को बेचा, अमेरिका के हवाले कर दिए. अभी वो बेच रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को चाइना के हवाले कर रहा है. एक बात और हमें याद रखना चाहिए, ये क्यों हो रहा है? अफगानिस्तान इज द सेंटर फॉर 95% जो है 95% क्या बोलते हैं, ऑल राइट. सो of opium comes from Afghanistan. That's about $300 billion. So Pakistani generals have been eating that and being very happy. How many billions were eaten by the Americans? I don't know. Now the Chinese generals would love to come and take that. Nobody comes to Afghanistan for nothing. ऐसी बात है. And Afghanistan society has been completely corrupted because of this opium drug trade. Now, who would like to go inside? And so far as we are concerned, India is concerned. So what I'm saying is, we have no direct access to Afghanistan. We have no major interaction with the people of Afghanistan. Yes, people have been coming, we have been accommodating them, but this is the fact. So far as Northern Alliance is concerned, we had given a lot of support to them, no doubt about it. Today, the former vice president is there in the Northern Alliance, and maybe we can support him, but it has to go via Tajikistan. We can't go directly. Now tell me, how far should India go to help out a country which does not appear to be in a position to take care of itself, nor is supposed to be interested to take? If सरदार जी कहते 1 लाख जवान खड़े हो जाएंगे तो तालिबान उड़ जाएगा, मगर इनको खड़ा कौन करेगा? It has to be done from within. You want somebody from outside. एक प्रोफेशनल आर्मी जो खड़ी करी थी अमेरिका ने, वो कैसे सामना नहीं कर पाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दुनिया के सामने. Yes. So you are expecting that India should go and sort out these people. How can we? If Americans don't do it for 20 years, you expect India to do that? Okay, we can give you help. We can give help to the people of Afghanistan. We can send medicine, we can send food, we can send drugs. Yes, but what is the surety that it will not land up with Taliban? With the Taliban. And आपने Taliban के फोटो देखे? None of them looks, none of these Talibani hordes, कोई भूखा प्यासा लगता है देखने में. मोटे चंगे हैं, तगड़े हैं, and anything we go will be eaten up by these fellows or by Pakistan en route. That's what the facts are. So we would love to help the Afghans. We would love them. We would like to help them. But then how do we do it? Unless Afghans themselves do not help themselves. उनको अपने आप में खड़ा होना जरूरी है. ये कब होगा? घूम फिर के फिर सवाल इसी पे आता है कि ये जो चीजें जो घूम फिर के सवाल इसी पे आता है कि जनता का एग्जैक्टली अफगानी लोगों का क्या माइंडसेट है, ये अभी पता करना बाहरी ताकतों के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, और किस लिहाज से हेल्प किया जाए. क्योंकि एक और चीज़ है कि जो साधारण चीज़ें जो हमको बहुत शॉकिंग लगती हैं, कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि लोग मतलब हमें शॉकिंग लगती है, पर जो शरिया के उससे अगर देखा जाए ये बात सही है. चाहे एक इंतहाई तौर पे हो, मगर अगर शरिया कानून के हिसाब से देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली तालिबान को सपोर्ट करते हैं, कम से कम आइडियोलॉजिकली. इसीलिए मतलब वो अंदर आ पाई इतनी जल्दी वापस. ये एक फैक्टर है जो हर बाहरी ताकत जो इंटरवीन करना चाहेगा वो हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहेगा. मेरा अगला सवाल मेजर जनरल बख्शी साहब से है.
सबसे पहला तो मैं आपसे एक विश्लेषण चाहूँगी ये अमेरिकी वापसी को लेके कि जिस तरह से इन्होंने किया कितना आपके हिसाब से ये सडन था और कितना लॉन्ग टर्म प्लान किया था? कितना उन्होंने आपको लगता है कि आर्मी को प्रिपेयर किया था, अफ़गानिस्तान की आर्मी को? और दूसरा कि जिस तरह से उन्होंने सडनली विथड्रॉ किया ये इसके ऊपर एक अगर आप एनालिटिक एक कमेंट दे पाएँ और दूसरा कि जो मौजूदी ताकतों का समीकरण है इस वक़्त अफ़गानिस्तान पे अमेरिका के विथड्रॉल के बाद वो आप कैसे और पर्टिकुलरली रशिया और अमेरिका के अब सक्रिय प्रभाव का अभाव है वहाँ पे, तो अब पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, चाइना को ध्यान में रखते हुए अभी क्या मौजूदा ताकतों का क्या समीकरण है? सबसे पहले I do not agree with some of the assertions made by my colleague कि अफगानिस्तान की फौज मेल्ट अवे हो गई, ये सब हो गया. Look, the Americans का जो रोल रहा है बहुत ही it has been a horrible role. It looks like that they had काफी पहले ट्रंप के टाइम में डिसाइड हो गया था कि विड्रॉल करना है. We have to face China. और वो चाइना को केवल सी फ्लैंक से फेस करना चाहते हैं. अगर आपको चीन से लड़ना है, शिनजियांग उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी और वो वल्नरेबिलिटी को आपने एक्सप्लॉइट करना है, आपको अफगानिस्तान में होना जरूरी. सो मुझे ये जियो स्ट्रेटेजिकली इट मेक्स नो सेंस. यू वांट टू टेक ऑन चाइना एंड येट यू वांट टू आपने बगराम का एयरबेस छोड़ दिया और वहां पे अभी चीन आना चाहता है, तुर्की आना चाहता है. ठीक है. सो ये जो सवाल है कि अफगानिस्तान की फौज मेल्ट अवे हो गई, साहब इट वाज मेड टू मेल्ट अवे. सबसे ज्यादा जो हरामजादगी की है वो खलीलजाद साहब ने की है. ही सोल्ड आउट द अफगान गवर्नमेंट, द अफगान पीपल एंड द अफगान आर्मी. Orders were given through this thing to not fight. Okay? To not fight. And then Pakistan, ki ISI met all these commanders in the various provinces. They said, America has sold us out, sold you out to us. Okay? There is no point fighting. There is no point fighting. And not a shot was fired, and they were on orders given through Ghani. They were made to surrender. America has played a bloody shameful role because their intention long term is, उनकी intention है to तालिबान का इस्तेमाल करो for operations against China, against Tajikistan, Central Asian states, Iran, Russia and India. ठीक है साहब, वो बड़े क्लियर हैं. $80 बिलियन के तो हथियार छोड़ गए इनके लिए. They orchestrated this total collapse. They never involved. अफगानिस्तान की सरकार को कभी इन्वॉल्व नहीं किया टॉक्स. ये हो सकता है. वो जो सारे जो तालिबान के कैदी थे वो छुड़वा दिए लास्ट मिनट पे आने के लिए. पाकिस्तान को पूरी छूट दी है. क्या आप जानते हैं जब पंजशीर में विद्रोह हुआ, पाकिस्तान के 11 कोर की 3 SSG बटालियंस वहां गई. उनकी 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियंस, 4 आर्टिलरी रेजिमेंट्स, 1 टैंक रेजिमेंट, ये सब वहां पे अंदर गई है, लड़ी है. आई टोटली एग्री विद द अफगान जेंटलमैन. वो जो तालिबान है इज नॉट 10 फीट टॉल. वो लोग रेगुलर फाइटर्स नहीं हैं. जितने भी मुश्तंडे लगे, हट्टे कट्टे लगे, दे आर नॉट रेगुलर फाइट. दे आर कैनॉट बी अ रेगुलर आर्मी. वो आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, स्नाइपिंग एम्बुशेस कर सकते हैं. रेगुलर स्टैंड डाउन वॉर में हमने देख लिया था जब अमेरिकन इन्वेजन हुई तो सारे नॉर्दर्न अलायंस ने उनको खदेड़ दिया था काबुल के भी बाहर. ठीक है साहब. और वो हफ्ता नहीं लगा था उस टाइम पे. So don't give us all this कि the Taliban is the greatest fighters on earth. They are useless fighters. They are only good guerrillas, and that too in defense of Afghan territory, not outside. We have fought them in Jammu and Kashmir. हमने अफगान मारे हुए हैं किश्तवाड़ में. तो ये जो कोलैप्स किया गया है ये बहुत ऑर्केस्ट्रेटेड कोलैप्स है. और मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अफगान हमारे कोलीग ने कहा है कि जब तालिबान 96 में आई थी उस वक्त लोग वॉरलॉर्ड से परेशान थे.
they were sick and tired. वो जो वॉरलॉर्ड्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, लोगों पे तशद्दुद कर रहे थे, उनको तो रिलीफ लगा कि ये तालिबान आके कम से कम लॉ एंड ऑर्डर लगाएगी, हर 10 कदम पे एक नया वॉरलॉर्ड नहीं होगा टैक्स लेने, तंग करने, मारने, पीटने। दे वेलकम द तालिबान इन 1996। मुल्ला उमार को बड़ा बिल्डअप दिया गया था कि वो तो अगला प्रॉफिट, अगला नबी आ गया है ऑलमोस्ट, और वो चादर भी वो जो थी पैगंबर साहब की, वो भी वो लेके अनवेल कर रहा था। इस बार 20 साल लोगों ने डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन देखी है, 20 साल औरतों ने फ्री ह्यूमन राइट्स देखे हैं, और रेजिस्टेंस हो रहा है तालिबान को। आज के दिन जैसे हम बात कर रहे हैं, पंजशीर में जबरदस्त वहां पे लड़ाई छिड़ रही, ठीक है, जो बदाख्शान में लड़ाई है, 5-6 जगह, और वहां पे काफी जो है ये रेजिस्टेंस हो रहा है, और जहां इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, ये तालिबान को उखाड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब, ये सिर्फ हम लोग जो है, जो कि बहुत ही ये हो रहे हैं कि नहीं साहब, अब वी आर हैंड्स ऑफ। हमारे देश में एक तबका था, लेट अस बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। आर यू इडियट्स? आप पागल हो गए हैं क्या? फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। आप समझते हैं कि आप स्वीट टॉक करेंगे हमारे डिप्लोमेट्स और तालिबान आपकी गोदी में आके बैठ जाएगी? वो कट्टर जिहादी हैं, वो पाकिस्तान में खड़ा किया, पैसे दिए, हथियार दिए, और वो आपके साथ आएंगे। मतलब ये देयर इज सम डेफिसिट ऑफ यूजिंग योर ब्रेन। There was an outcry in from the foreign ministry, recognize Taliban, recognize Taliban। चीख चीख के हम लोगों को बोलना शुरू किया, साहब आप बेवकूफ बनोगे, आप उनको पैसे शैसे दोगे, आपकी जो स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान वो जिल्च जीरो हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कैन इंडिया डू। हमेशा हमें बोला जाता है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव नो बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। माफ कीजिए, आपके पास 2 एयर बेसेस हैं ताजिकिस्तान, ठीक है, आपके पास ईरान के थ्रू दिलाराम दरांज हाईवे बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई? बंदर अब्बास पोर्ट को किस लिए डेवलप किया गया? कि आप अमेरिका की ज्यादा परवाह करते हैं, एंड यू वांट टू केव इन एंड लूज एन एलाई लाइक ईरान, बट दैट्स योर प्रॉब्लम। वी आर नॉट हियर टू सर्व द अमेरिकन इंटरेस्ट, हमको अपने इंटरेस्ट देखने। एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में 2 बार सर्व कर चुका हूं, सीरा लोन में भारत ने 20,000 से ज्यादा फौज भेजी, बीएमपी, टैंक शैंक सब कुछ थे उसके अंदर। सीरा लोन किधर है? वहां पे आप कैसे सपोर्ट किए? यूएन मिशन के फ्लैग के नीचे। अभी भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको इंटरवीन करना है तो यूएन फ्लैग के नीचे जाए, ताकि यूएन पैसा पे करे, आपकी जेब पे ज्यादा जोर ना पड़े, और आप कर सकते हैं। दिलाराम जेरांज हाईवे के थ्रू, आप ताजिकिस्तान के थ्रू, आप यू कैन सपोर्ट इफ यू वांट टू। तो मैं इसी पे will is lacking. साहब एक सवाल पूछूं, तो मेरा नेक्स्ट just let me finish. So what I am trying to tell you is कि you have to have the political will. Northern Alliance is ready to fight. The Northern Alliance is ready to fight. They are fighting. You will have to support them. हाँ जी, कहिए। यही मेरा सवाल था जो आपने अभी बात करी, कि आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल, डिप्लोमेटिक क्लैरिटी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अभी इंडिया में कितनी है इसी सिचुएशन को डील करने? दिस वाज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इमीडिएटली आपसे ही पूछ लेती हूँ रादर देन ब्रिंगिंग इन अंबरदास जी। इसी को प्लीज थोड़ा और एलैबोरेट कीजिए। देखिए, व्हाट प्रिवेंट्स यू when you know the threats, आपकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कभी इतनी हाई नहीं रही है। जी, दिस इज नॉट द टाइम कि आप पेनी पिंचिंग करें, अब सारी इकोनॉमी फौज पे लगा दें और करोड़ों रुपए कहीं और बैंकों को रिवाइव करने में लगा दें, लाखों करोड़। लेकिन सारी जो वो पेनी पिंचिंग करनी है आपको, यू कांट डू इट फॉर योर आर्म्ड फोर्सेस। अब आपको थ्रेट्स बहुत है, यू विल हैव टू एक्सपैंड द आर्म्ड फोर्सेस। Why can't you create out of area intervention capability? एयर असॉल्ट डिवीजन की बात जब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था तब हो रही थी, वो क्यों नहीं खड़ी हुई है?
Why haven't you created the capacity? And मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस डालना है, प्लीज मेरी बात समझिए, यू डोंट हैव टू गो टू अफगानिस्तान। प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान में? पाकिस्तान। पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए आपको अफगानिस्तान के जरिए क्यों आना है? आपका ईस्टर्न फ्रंट नहीं है? आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है? आपका पूरा बॉर्डर नहीं है जिसपे आप पूरे स्ट्राइक कोर्स लगा के दबाव डाल सकते हो? ऐसी तैसी कर सकते हो आप पाकिस्तान की? अपने आप छोड़ के भागा आएगा अफगानिस्तान। आपने फरवरी इस साल में पाकिस्तान को सीज फायर दे दिया। क्यों? ताकि वो आराम से अफगानिस्तान पे कब्जा करे। अब वो अफगानिस्तान पे फतेह करके आपके सर पे चढ़ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन पहले ड्रोन से भेज रहा था 2 साल, अब तो शरेआम इन्फिल्ट्रेशन शुरू की है, लोग रजौरी पुंछ वगैरह में भेजे। आपका सीज फायर कायम है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने आपको बोला है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब नहीं करो। मतलब साहब, व्हेन वी हैव टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट। वेरी ट्रू सर। जी निसार अहमद जी, इस पे आपके व्यूज, अभी तक आपने सुना, आपके व्यूज दीजिएगा। जी मैंने सुन लिया सब दोस्तों को, जनरल साहब बख्शी का बातें सुन लिया, बहुत अच्छा लगता है। जनरल साहब अफगानिस्तान के बारे में बहुत जानकारी है। तो जो जनरल साहब बख्शी बोलता है बिल्कुल सच है। इसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी अफगानिस्तान के कब्जे में, बहुत बड़ा गद्दारी और गद्दारी और खिलाड़ी अमेरिका है कि ज़ल्म खलीजात के जरिए सब कुछ कर दिया। जैसे हमारा दोस्त बोला कि क्यों आप इसके अफगानिस्तान का फौज सब कुछ था, अमेरिका पैसा दिया, अमेरिका आना नहीं चाहता था। नहीं भाई साहब, इस तरह नहीं। अमेरिका 50 साल पहले चाहता था कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करे, अफगानिस्तान के अंदर आ जाए और बेस बनाए। जब उसी जमाने किसी उस अमेरिका का बात नहीं माना, फिर ये जिहादी ग्रुप बनाया, अफगानिस्तान में लड़ाई में डाला। इतना लोग जो रिफ्यूजी हो गया, वतन छोड़ दिया, वतन से बाहर गया, कितना 2-3 मिलियन लोग शहीद हो गया, कितना जख्मी हुआ, कितना रोजगार खराब हो गया, कितना परेशान हो गया। ये सब एक बात का नतीजा है कि अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर इसका बेस मिले। वो अपनी फायदे के लिए, अपनी मकसद के लिए कुछ भी किया। मुजाहिदीन बनाया, अलकायदा बनाया, ये सब अमेरिका का खेल है। आप नहीं जानते, अमेरिका के पास इतना पावर नहीं कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पर है उसको ढूंढ ले। वो नहीं कर सकता था कि मुल्ला उमर कहाँ है। मुल्ला उमर को खुद बनाता है, फिर मुल्ला उमर के पीछे भागते हैं। तालिबान को खुद बनाता है, फिर तालिबान के पीछे भागते हैं। देखो अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया 1,20,000 फौज के साथ आया, नेटो के साथ, और तालिबान 20-30 हजार नहीं था। अमेरिका के पास इतना पावर नहीं था कि 20 साल में 20-30 हजार लोग को खत्म करे। हाँ, अमेरिका यही तालिबान को संभाला इसी दिन के। अमेरिका जब अफगानिस्तान आया, देखो अगर अफगानिस्तान सरकार को पैसा दिया, सरकार अफगानिस्तान में किसके हाथ था? अमेरिका जो चाहता था वो प्रेसिडेंट हो जाता था। करजाई एक कारीगर था अमेरिका में। करजाई का इतना औकात नहीं था कि वो आ जाए और प्रेसिडेंट बन जाए। एक आम आदमी का जो इतना उसका वीडियो नहीं था, उसको लाया हमारा प्रेसिडेंट अशरफ गनी। ये सब मोहरा था। बात ये असली बात के आप सोचे कि अगर बच्चे को पैसा देता है, चलो ये पैसा ले, दूसरी तरफ कुछ और किसी और को भी पैसा देता है, उसको बोलता है कि तुम खर्च करो, इसको बोलता है खर्च मत करो। इसी तरह था, पैसा दे दिया, वो पैसा चोरी हो गया, पैसा बाहर गया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के अंदर काम नहीं किया, फौज बनाया और फौज के पास अच्छा हथियार नहीं था। जो हथियार
हथियार जो अच्छा तब रूस के ज़माने अफ़गानिस्तान में था, पहले शुरुआत में जब अमेरिका आया, वो सब हथियार जो काम आ रहा था हमारा फ़ौज में, वो अच्छी तरह काम कर रहा था। उसको डीडीआर के एक बरनामे के तहत सबको खराब किया। लोग से ले लिया, पैसे खरीदा, सब कुछ ले लिया और बस इस तरह हथियार दिया कि एक घंटा में नहीं चल रहा था। तो फौज को इजाजत नहीं दिया कि तुम लड़ाई करो। अभी जो आया हमारा फौज के पास इतना हिम्मत था, जानबूझकर किसी को इजाजत नहीं दिया कि ये सब अमेरिका और खलीजात का साजिश था, लड़ाई मत करें, चुप के इनके हवाले करें, वरना इतना आसान। इसी सिचुएशन में मेरा जो एक मेन सवाल आपसे था कि आपको ये जो इस सिचुएशन का स्पिल ओवर किस तरह से नजर आता है इन टर्म, पर्टिकुलरली अगर कश्मीर में देखें, बिकॉज हम ये जानते हैं कि वो जो डेट्रेटर्स है कश्मीर, ये अफगान सिचुएशन का, ये लोग कश्मीर में आते रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कश्मीर में ये आतंकी हमले हुए और एक बड़े स्पेसिफिक टाइप के हुए, टारगेटिंग द नॉन इस्लामिक दिस थिंग कम्युनिटीज। तो कितना ये अफगान सिचुएशन की वजह से है, और अब क्या आप एक रीजनल इस्लामाइजेशन की टेंडेंसी इसकी देखते हैं इन परिस्थितियों में, उसकी एक आशंका आपको नजर आती है? बहुत अच्छा आपने जो इस्लामीकरण हुआ, इस्लामाइजेशन जो आप दिख रही है, ये अच्छा आपने टच किया है, क्योंकि मैं अभी जितना कुछ सुन रहा था, बड़े इनपुट्स, बड़े इंटरेस्टिंग इनपुट्स आए और बड़ी वाजिब इनपुट्स आए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमने किसी हद तक हमने नजरअंदाज किया कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो पिछले 40 साल से जो वहां पे हो रहा है, उसकी बुनियाद किस आधार, किस चीज पे है? वो इस्लामीकरण पे है। जिहाद की जो परिस्थिति है वो कैसे उत्पन्न हुई और उसकी वजह से वो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसकी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। आपको याद रखना होगा कि अफगानिस्तान एक मैं उन पश्तूनों को जानता हूं, जो उन अफगानियों को जानता हूं, वो कहते थे मन अफगानियास, मुसलमान वो तो बोलते थे बाद में है। ये थी परिस्थिति वहां पे। ट्राइबल्स थे, उनके अपना कल्चर था, औरतों के अपने कल्चर थे, नाच गाना होता था, सब कुछ होता था। लेकिन जब वहां पे कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ, कम्युनिस्टों की आपस में, मैं बड़ी इज्जत के साथ हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान के, उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जंग तो कम्युनिस्टों ने भी आपस में की है। परचम और खलक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टियां थी, आपस में उन्होंने लड़ाई की। तभी सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को इंटरवीन करना पड़ा। वो आए अंदर। सर मैं कंप्लीट करूं फिर आप बोलिएगा। सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया, लेकिन उन्होंने वहां पे वाकई तौर पे डेवलपमेंट की, लोगों के साथ काम किया। वहां पे काबुल में माइक्रो रेयन है, एक वहां पे सोसाइटी, एक हाउसिंग कॉलोनी उन्होंने डेवलप की वहां पे। ये वजह थी, ग्रेट गेम की वजह से वहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर दुरान एक बड़ी हिस्ट्री है, इसके अंदर पश्तूनों को डिवाइड किया गया, दुरान के दोनों तरफ इनको डिवाइड किया गया। लेकिन सोवियत यूनियन का जो रोल था पॉजिटिव था, पब्लिक उनके साथ मिल रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था वहां पे। लेकिन यही गया इनको, पाकिस्तान को और अमेरिका को, कुछ ग्रेट गेम जो पिछले शतक से चल रही थी, उसको उनको लगा कि अब ये बीच हो रही है अफगानिस्तान के द्वारा। सोवियत संघ जो है अब ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ सकता है। तो इस्लाम के नाम पे दुनिया भर के मुसलमानों को मुजाहिदीन के नाम पे खड़ा किया गया सोवियत संघ के खिलाफ। पहली बार जो शुरुआत हुई जिहाद की अफगानिस्तान में, इस्लाम के नाम पे, बार बार बता रहा हूं, अफगानियों को जो कहते थे पहले कि मुझे फख्र है कि मैं अफगानी हूं, मैं पठान हूं, मैं ताजिक हूं, मैं पश्तून हूं, और बाद में मुसलमान हूं, लेकिन वो बदल दिया गया इस्लाम के नाम पे उनको कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए कम्युनिस्ट सोवियत के साथ लड़ना है। तो सारी दुनिया भर के जितने मुजाहिद थे, रैम्बो के नाम से उनको कंसोलिडेट किया और वहां पे अफगानिस्तान के अंदर वहां पे जंग हो गई। तो अब जो चल रहा है 96 में, जब तालिबान जो तैयार किए गए थे, नसरुल्लाह बाबर, मेजर जनरल नसरुल्लाह बेनजीर भुट्टो ने इनको तैयार किया, खाली अफगानिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान की शुरुआत से कोशिश रही है कि अफगानिस्तान के अंदर घुस जाए और अफगानिस्तान के द्वारा सेंट्रल एशिया में भी नजर है कि सेंट्रल एशिया में घुस जाए, उनकी वो जो जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम से बताया जाता है। तो उन्होंने तालिबान को क्रिएट किया क्योंकि उनको लगा था कि मुजाहिदीन भी आपस में लड़ने लगे थे, जिन मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ के साथ जंग की थी,
ये गुलबदीन हिकमत यार हिजबे इस्लामी का, उसको बुचर ऑफ काबुल बोलते हैं। काबुल के ऊपर इतने रॉकेट दागे उसने हजारों की तादाद में अफगानियों का कत्ल किया है। वो भी नॉर्दर्न, वो भी अफगान, वो सोवियत संघ के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो उधर से अहमद शाह मसूद, नॉर्दर्न अलायंस जो बन गई वहां पे, वो अलग अलग थे। तो पाकिस्तान के कंट्रोल में कोई नहीं था। आखिर में जो उनका रहा वो रहा था ये गुलबदीन हिकमत यार, वो भी अब बदल गया था बाद में। सुनिए, तो जब तालिबान को क्रिएट किया गया इससे कि ये हमारे लोग होंगे, ये हमारी पॉलिटिक्स वहां चलाएंगे, ये हमारा रिजीम वहां चलाएंगे, हमारा प्रभुत्व वहां जमाएंगे, तो तालिबान को वहां पे भेजा गया। और ये बताना चाहता हूं, जो काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान की मस्जिदों से क्या नारा लगा था, हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। ये है लिंक कश्मीर का अफगानिस्तान के साथ, जो मैं कम समय में जो आपको बता सकता हूं। अभी हाल ही में अनस हकानी ने एक ट्वीट किया। उसने, ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, क्या लिखा उसके अंदर, आज हम मोहम्मद गजनवी के मजार पे गए थे, हमने वहां पे इबादत की, गजनवी ने इस्लाम को फैलाया, गजनवी से लेके दुनिया भर, मतलब एशिया की तरफ फैलाया। और ये भी उन्होंने कहा, और जब गजनवी ने इस्लाम को कायम किया और साथ में सोमनाथ की मूर्तियों को तोड़ा। सोमनाथ की मूर्तियों को तोड़ने का मतलब आपको चैलेंज किया, हमको चैलेंज किया, हिंदुओं को चैलेंज किया, हिंदुस्तान को चैलेंज किया। तो ये सोचिए कि जब हम सोचते हैं कि जो जनरल सर भी कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा तकलीफ हो रही थी, हमारे वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री और कोई तो बहुत सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये कह रहे थे कि हमको तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। यहां तक बोला, हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ा आर्टिकल आया, बस हमारी छूट गई, हमने तालिबान से बात नहीं की तो हमारे हाथ से पता नहीं क्या सोने की तिजोरी छूट गई हमारे साथ। ये इतना प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन हम लोग अमेरिका के प्रेशर में आए, ये हकीकत है। हमने वहां पे सीज फायर डिक्लेयर किया ताकि अफगानियों को, वहां पर अमेरिकन को हम स्मूथ पैसेज दें। दोहा में अफगानिस्तान को बेचा गया, इनके द्वारा। अंग्रेजी बोलने वाले ये जो तालिबान है, उनकी हिम्मत नहीं है तालिबान की वहां पे तालिबान को हुकूमत करने की, वहां पे काबुल के अंदर वो अंग्रेजी बोलने वाले अभी दोहा में ही बैठे हैं। तो अमेरिकन को वहां से फैसिलिटेट किया। ये भी छोटा संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, अमेरिका की कोशिश अफगानिस्तान से निकलने की अभी नहीं हुई है, ना ही ट्रंप के जमाने की है, ये ओबामा के समय से शुरू हुई। अगर आपको याद होगा, जो आईएसआईएस का इजाद जो हुआ मिडिल ईस्ट में, सीरिया में, ये वही एक तरीका था उनका कि सारे मुजाहिदीन अफगानिस्तान पाकिस्तान से निकाल के उनको कंसोलिडेट किया जाए, कहां पे, सीरिया में, इराक में, ताकि उनको अफगान, ये जो अमेरिकन फोर्सेस को निकलने का मौका मिले। बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लोग, उनको कह रहे थे अपने हेलीकॉप्टर, मैं मुल्कों के नाम नहीं लूंगा, कुछ मुल्क करे हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमारे अपने हेलीकॉप्टर और अपना जो असला है हमको दे दीजिए। तो उन्होंने काफी बरसों से कोशिश की निकलने की, अपना उनका कौमी नजरिया है। अमेरिकन का नेशन फर्स्ट, अमेरिका सबसे पहला दोस्त अमेरिका का सिर्फ अमेरिका होता है, ये हमको मानना पड़ेगा। अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किया जो उनको जायज लगा। आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो भी हम विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए जो उनको ठीक लगता कर रहे हैं। हम क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? हमने क्यों सीज फायर डिक्लेयर किया एलओसी के ऊपर? बिल्कुल, और जब आपने एलओसी पे सीज फायर किया, उन्होंने, पाकिस्तान ने तालिबान की वेशभूषा में स्पेशल फोर्सेस को पूरे एलओसी के अलोंग सिविलियन घरों में बिठा दिया था। जिस दिन काबुल का फॉल हुआ है, तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया। कब्जा क्या किया, तालिबान अंदर घुस गए, उनके बाइज्जत उनको वहां पे तश्तरी के अंदर काबुल दे दिया गया अमेरिकन और पाकिस्तान के द्वारा। तो क्या हुआ था वहां पे, इन्होंने जो अमेरिका की बैरक्स के, पाकिस्तान की आईएसआई की बैरक्स के अंदर जो तालिबान है, जिनको मैं बोलता हूं तालिबान कौन, शलवार कमीज पहन के पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस है अक्सर उनके अंदर, उन लोगों को एलओसी के आसपास मार्च कराया गया, लोगों को यह दिलासा दिलाने के लिए काबुल हमारे कब्जे में है, अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कश्मीर है। और कश्मीर के अंदर जो अभी हो रहा है वो भी खास नहीं हो रहा है, अभी एकदम नहीं हो रहा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक जो था स्ट्रेटेजिक लल था। पिछले 3 साल से, 2-3 साल से कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रिड है बहुत पुख्ता है, उसको ब्रीच करना आसान नहीं है। इसलिए जिहाद वक्त के साथ साथ एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है। अब वो AK-47 लेके आम जैसे कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, घर में घुस के मार देते थे AK-47 लेके, अब वो ऐसा नहीं होगा। सड़कों पे लाखों लोग उतर के कहते हैं हमको क्या चाहिए, आजादी। आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ क्या चला गया निजाम मुस्तफा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हाइब्रिड वॉर में एक किलिंग ऐसी करो, पिस्तौल से करो, ताकि दहशत हजारों में हो। वही हुआ, 1 महीना पहले हजारों की तादाद में नॉन मुस्लिम्स को कश्मीर से निकाला गया, क्योंकि सिर्फ 12 किलिंग्स की थी वहां पे।
तो ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, जिसके अंदर सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन है, प्रोपेगेंडा है, और अभी जो हो रहा है ये उसी का हिस्सा है, खत्म नहीं हुआ था। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीजेपी के मत जाइए कि आपने 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम किया, जो वाकई में एक ऐतिहासिक कदम था। 370 और 35 को हटा दिया, ये बहुत बड़ा काम किया। लेकिन उसके बाद से जो पॉलिटिकल डिसीजंस कश्मीर के संदर्भ में आ रहे हैं, वो उसी 5 अगस्त 2019 को न्यूट्रलाइज करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। इसका हमें खेद है, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। डेवलपमेंट के द्वारा आप कश्मीर जहाद को खत्म करेंगे? अगर डेवलपमेंट ही मुद्दा होता, 10 साल सोवियत यूनियन ने डेवलपमेंट की थी अफगानिस्तान में, 20 साल अमेरिका में अरबों डॉलर वहां पे खर्च किए, क्या वहां पे तालिबान को रोक पाया? और यह भी बताना चाहता हूं कि तालिबान एक वहाबी सुन्नी सोच है, वहाबी सुन्नी सोच। आईएसआईएस जब इराक के इलाकों में गए जहां पे सुन्नी लोग रहते थे, तो आईएसआईएस को उन्होंने इस्तेकबाल किया, गले लगाया, गाने गाए उनकी इस्तेकबाल में। लेकिन 6 महीने के बाद वही सुन्नी लोकल शियास के साथ, मिलिशिया के साथ मिल गए और आईएसआईएस का झगड़ा किया। उसकी हम तवज्जो कर सकते हैं कि वहां पे नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। नॉर्दर्न अलायंस नजरअंदाज मत कीजिए। और हिंदुस्तान के अंदर अभी जो एनएसएस की जो मीटिंग हुई है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान को भी एहसास होना है, जो हमारे पॉलिटिशियंस को है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, उनको एहसास हो गया कि हमको इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। और जनरल सर ने बताया, मैं इस हक में नहीं हूं कि हमारे फौजी अफगानिस्तान में जाए। अगर जाएंगे तो यूएनओ के एजेंडा में जाएंगे और दुनिया की वर्ल्ड ओपिनियन करके जाएंगे। हम लोग बर्मा के लिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी वहां पे मिलिट्री रूल है, तो आपके लोगों के हकूक खत्म हो गए, बड़ी चर्चा होती है। अफ्रीका में या कहीं पे बड़ी चर्चा होती है। तो अफगानिस्तान के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए। औरत को औरत इंसान नहीं माना जाता वहां पे। 60 साल की औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक उसके साथ एक मर्द, चाहे वो 10 साल का लड़का क्यों ना, वो बाहर निकले। तो कहां है वेस्टर्न वर्ल्ड? वो ओपिनियन हमें जनरेट करनी है आपके इन चैनल्स के द्वारा। और हिंदुस्तान के लिए यह बताना चाहता हूं, तालिबान जो है उसकी जो बेस है, मदर बेस है आइडियोलॉजिकल मिलिट्री, वो अलकायदा है। अलकायदा स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्लोसिव्स में। आपने जो वो देखा पुलवामा में, एक, ये बीजेपी के लोगों को भी बार बार बताता हूं, कहते हैं गिने चुने कुछ बच गए हैं। एक फिदायन ने पुलवामा में एक्ट ऑफ वॉर किया, 40 फौजियों का कत्ल किया, जिन 40 के पास एटलीस्ट 40 AK-47 राइफल थी। इट वॉज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो एक जहादी, एक फिदायन वो कर सकता है जो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तालिबान की ब्रिगेड करेगी। तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि जम्मू में उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, उनको ब्रीच मिला। अभी पूंछ में 30 दिन, आज 30वां दिन है, 30th डे है। हमारे फौजी परस्यू कर रहे हैं जो वहां पे जंगलों में घुसे हुए हैं। और जितनी मुझे समझ है, जो मैं फॉलो कर रहा हूं, वो ऑलरेडी पीर पंचाल पार करके कश्मीर वादी में पहुंच चुके हैं। 30 दिन हो गए। ये एनकाउंटर 30 दिन एनकाउंटर नहीं चलता मैम। इस छोटा मोटा कारगिल चल रहा है वहां पे। और वहां पे आपको जब बाद में पता चलेगा, वहां तालिबान भी है और तालिबान की वेशभूषा में पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस वहां जंग कर रही है वहां पे। तो हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में एक्टिवेट हो गए। जब आप हिंदुस्तान के यूपी, महाराष्ट्र और बिहार के जो इस्लामिस्ट, हिंदुस्तान पे पैदा हुए इस्लामिस्ट जो कहते हैं कि तालिबान जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो स्लीपर सेल्स है, वो एक्टिवेट हो गई हैं। उनको लगता है कि काबुल में आ गए। पहले तो कश्मीर में जश्न होता था, अब पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी की ताकतें जो है वो जश्न मना रही हैं। क्योंकि ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान की नजर कश्मीर के पर, सिर्फ कश्मीर के ऊपर नहीं है। कश्मीर तो उनको दिल्ली तक पहुंचने का एक जरिया है। ये हमारे हिंदुस्तान के संदर्भ में, ये अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वो 1000 साल पुरानी गजवाए हिंद की जंग है। पाकिस्तान 47 में कैसे बना था? आप जो कह रहे हैं कि कैसे इस्लामिज्म के जो वनरेबिलिटीज है, 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे और जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के नाम पे अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान बनाया। बिहार और यूपी के मुसलमानों ने, जिन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस में जिन्ना को, रेफरेंडम को साथ दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, वो ये नहीं सोच रहे थे कि हमें अपना सरहद पार करके कहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा था जहां वो डाला पड़ेगा। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा है। हमें ये मत सोचिए कि दूर है। अभी एनएसए के जितने मुल्क आए थे, उज्बेकिस्तान, ये जो हम बता रहे हैं कि अफगानी फौज भाग गई, जो वनरेबल फोर्सेस थे अफगान फौज में, वो तो नहीं लड़े। लेकिन जिनमें जज्बा था, जिनमें वो अफगानी जज्बा, जिसे आप पठानी जज्बा कहते हैं ना, उन लोगों ने स्ट्रेटेजिक रिट्रीट किया। कुछ ताजिकिस्तान चले गए, कुछ उज्बेकिस्तान चले गए।
अभी जब बाकायदा जब जंग शुरू होगी नॉर्दर्न अलायंस के लिए, रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए, जब हम सामने आएंगे, रूस सामने आएगा, और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिजिया, उनको डर है। अगर आपने तालिबान को अफगानिस्तान में खत्म नहीं किया, सेंट्रल एशिया बर्बाद हो जाएगा, रशिया बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचे कि आप ये मत सोचिए कि रूस और चाइना की दोस्ती है। रूस और चाइना की दोस्ती स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। रूस और चाइना की यूरेशिया में उनका कंपटीशन है। रूस को अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तालिबान जो है वो सरहद न पार करे। जी अमरदार जी, अच्छा अब मैं एक फॉर शॉर्ट कमेंट शहजाद जी से एक बात पूछूंगी। आप उस समय इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे कि किस पॉइंट में आप उनके साथ अग्री करते हैं और किस पॉइंट पे आप एक डिफरेंस बता रहे थे कि कहाँ आप डिसएग्री करते हैं। एक शॉर्ट में जरा आप बताइए बिफोर आई मूव ओवर टू द अदर स्पीकर्स। आपने इंटरजेक्ट करना चाहा था। हाँ 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 हाँ। ठीक है, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक लम्हा सोच लिया कि ये दोस्त जो बात कर, या आपका गेस्ट जो बात कर रहा था, मैंने सोच लिया कि किसी जहादी लीडर के साथ इस प्रोग्राम में, इसी की जहादी ग्रुप है जो हमारा खिलाफ बन गया 1978 में, वो लोग भी हमको कम्युनिस्ट बोल रहा था। वो इसी कम्युनिस्ट के नाम लोगों को इस्तेमाल किया हमारा खिलाफ। हम कम्युनिस्ट नहीं है। सुने, मैं सोचा कि आप कोई जहादी लीडर है, आप कम्युनिस्ट आप लड़ाई शुरू किया। देखो, हर दुनिया में, हर मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इख्तलाफ है, ये जाहिर सी बात है। इंडिया में भी है, वही हम बोले, हमने वही बोला, इख्तलाफात थे और वो एग्रेशन थे, उसमें आपस में झगड़े हुए हैं। ये आप ये भूलते हैं क्या? वहां पे दो कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में दो हिस्से हो गए थे। वो आपस में, मुझे ये आपको बताना चाहता हूं, आपस में उन्होंने मिलिट्री फाइट्स किए, एक दूसरे को मारा उन्होंने वहां पे। शहजाद जी, अंबरदार जी, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लाइंस को छोड़ के हम कुछ स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं बैकग्राउंड दिखा रहा था कि कैसे इस्लाम के नाम पे आम अफगानी को इन्वीगल किया गया, मोबिलाइज किया गया। मैं वो जो अभी हम नजरअंदाज कर रहे थे, इस्लाम के नाम पे, वहां पे, हाँ, जिहाद के नाम पे, दुनिया भर के वहां पे सूडान से लेके, जैसे जनरल सर बता रहे थे, वो अफगानिस्तानी जिनके साथ उन्होंने किश्तवाड़ में एनकाउंटर किए हैं, उन खाली वो अफगानी नहीं थे, सूडान के थे, चेचनिया थे कश्मीर के अंदर। 25 से 30 हजार लोग एट ए टाइम फॉरेन जहादिस्ट थे, जो अफगानिस्तान का स्पिलओवर था हमारे कश्मीर के अंदर। इस्लाम के नाम पे अफगानिस्तान के लोगों को इन्वीगल किया गया। आज तारीख में वही हो रहा है। लेकिन जो पश्तून, जो आप समझते हैं, जो उन्होंने 90% बता रहे हैं, इनके साथ है, क्योंकि 90% पश्तून जो है अपने आप को अभी भी पश्तून मानता है। ये जो तालिबान है, ये चंद लोग हैं, लेकिन जो इस्लामिक स्फीयर है, अग्री करते हैं। जी बिल्कुल, इस पॉइंट पे सब एग्री करते हैं। लेट्स इस पॉइंट को इसी पे छोड़ देते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लाइंस पे ना जाके अब हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे आते हैं। तो एक पॉइंट जहां पर जनरल सर ने छोड़ दिया था, बख्शी सर, अभी भी इस बात पे मुझे क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे इंडियंस भी जानना चाहेंगे दैट हाउ मेंटली प्रिपेयर्ड इज द इंडियन गवर्नमेंट अभी फिलहाल, कि जो अभी अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसको हम अपने इंटरेस्ट में वो करें। हम क्या अभी भी पुसी फुटिंग कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कंक्रीट प्लान्स हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट? एंड आई थिंक ये जवाब आप एक हायर पर्सपेक्टिव से आप दे पाएंगे कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द आई मीन कितना वो लोग इसको अप्रिशिएट करने की, इसकी अपॉर्चुनिटीज, अप्रिशिएट सिचुएशन की अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट करने की पोजीशन में है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी? मैं एक दोस्त एक बार एक सलाह देता हूँ, एक बार अफगानिस्तान के तारीख में पढ़े कि कभी अफगानिस्तान के तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं था। पार्टियों के अंदर पॉलिटिक्स इख्तिलाफ है, कभी लड़ाई नहीं था। सब अफगानिस्तान के बारे में पता है। इन बेचारों को इतना नहीं समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका 50 साल पहले चाहता था कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करे। अमेरिका या किसी लड़ाई करने की इजाजत नहीं दिया। अमेरिका चाहता था कि तालिबान को खत्म करे। अच्छा, yeah, so for us of interest is how are we in a position to take advantage of this situation in Afghanistan in our favor? Look, to direct answer to your question, जो हमने अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस की है 8 मुल्कों की, रूस, ईरान,
तमाम सेंट्रल एशियन देश और भारत, ठीक है, उससे क्वाइट क्लियर है कि वी आर कंसर्न, वी आर गेटिंग एक्टिव, ठीक है। Yes. व्हाट द स्पेसिफिक प्लान्स आर, आई डोंट थिंक वी शुड डिस्कस, बट मैं 2-3 चीजें इलेबोरेट करूं, ठीक है। आई टोटली एग्री विद ललित कि अफगानिस्तान एशिया का ओल्डेस्ट स्टेट है तकरीबन इन रीसेंट हिस्ट्री, 200 साल 250 साल पुरानी स्टेट है ये। इसको तबाह कर दिया है इस्लाम का नाम लेकर, तबाह कर दिया है इस स्टेट को, इस पे इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म थोप के, इस पे आइडियोलॉजी जिहादी थोप के इस देश को तबाह करके पाकिस्तान ने हजम कर लिया है, तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितनी तशद्दुद अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की वजह से मिली है, शायद ही किसी दूसरे मुल्क का ऐसा हाल हुआ, ठीक है। इस बार मैं जरा लेट मी क्लैरिफाई, जो ये सवाल रेज हुआ था कि अफगानिस्तान की फौज क्यों नहीं लड़ी। अफगानिस्तान की फौज को पहले हमने एडवाइस किया था, इंडिया ने एडवाइस किया था कि रेगुलर आर्मी की तरह रेस करें, टैंक दें, तोपे दें, जैसे रूसियों ने दी थी, एग्जैक्टली ठीक है, जैसे रूसियों ने दी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका से इंटरजेक्ट किया कि नहीं साहब, ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो आप इनको टैंक नहीं देंगे, हेवी वेपन्स नहीं देंगे, लाइट इन्फेंट्री का फोर्स बना दिया जो कि एयर पावर पे डिपेंडेंट था। एयर पावर किसकी थी? यूनाइटेड स्टेट्स की। पहली चीज विड्रॉ करी, वो अपनी एयरफोर्स वहां से हटा ली, सब कुछ हटा लिया, 2500 ट्रूप छोड़ दिए ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और उनके 18,000 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर थे अमेरिकन, जो कि उनके हेलीकॉप्टर, उनके लाइट एयरक्राफ्ट, उनके बीएमपी सीएमपी, उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, उनके जो माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल चला रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, उनको हटा दिया। अफगानिस्तान की फौज को कभी ट्रेन नहीं किया ये इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए। सारे हेलीकॉप्टर तकरीबन ग्राउंड हो गए, सारे लाइट जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे पिस्टन इंजन वो ग्राउंड हो गए। ऊपर से उनको बोलना शुरू किया कि भाई हमने तो तालिबान से डील कर ली, तालिबान ने आना ही आना है, अब तुम फैसला कर लो तुम्हें क्या करना। आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स थे खूब पैसा लेके, इस बारी चीन का पैसा लेके सारे टॉप कमांडर्स अफगानिस्तान के पास पहुंचे, देखो भाई बातचीत किससे हो रही है? हमसे हो रही है, तालिबान से हो रही है, तुमको तो अमेरिकन डंप करके चले गए, ठीक है साहब। ऊपर से जो जो इनके घनी साहब थे उनके थ्रू ऑर्डर्स दिए गए। अरे साहब, दूर दराज की प्रोविंस में शायद थोड़े लो क्वालिटी ट्रूप्स होंगे जो कि बिक गए आईएसआई को और उन्होंने बगैर लड़े सरेंडर कर दिया। काबुल के एरिया में कोई आपके 30-40 हजार स्पेशल फोर्सेस थे, वो अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको आदेश ऊपर से हुए वाया अमेरिका दैट यू विल नॉट फाइट, ठीक है साहब। ये और फिर ये बवंडर खड़ा किया कि ये तो यूजलेस फौज है, अगर ये नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा, इनके बदनाम किया गया है अफगानिस्तान की फौज को, ठीक है साहब। ये बड़ी साजिश है। अमेरिका पाकिस्तान को चार्ज देना चाहता था अफगानिस्तान का, दे दिया, 80 अरब डॉलर के हथियार भी सौंप दिए, ठीक है साहब। जो बाइडेन साहब है उनकी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल अलग थी। वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान आए थे, वो निशान हैदर, क्या जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, निशान हैदर तो मिलिट्री अवार्ड है, निशान पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान उनको दिया गया और तब से वो बिक गए हैं तकरीबन पाकिस्तान को। बेटा उनका चीन में ट्रेडिंग करता है, कंपनी चीन के पैसे से खोल रखी है। तो साहब उनके तो सोच ही अलग। जैसे ही वो प्रेसिडेंसी में आए, he told his commanders, don't fuck around with me, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, I want out of Afghanistan। क्योंकि जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे वो भी अपने ट्रूप्स निकालना चाहते थे। अमेरिकी कमांडर्स ने उनको बोला सर इससे बहुत नुकसान होगा और जाने के पहले हमको स्टेबलाइज करना होगा। निकलने के बजाय ओबामा के टाइम में सर्ज हुई थी, 80,000 से कोई 1,20,000-30,000 अमेरिकी फौजी वहां पहुंच गए कि जाने के पहले एक अच्छा मुक्का मार के जाएं ताकि जाते टाइम कोई कष्ट ना हो, ठीक है।
तब वाइस प्रेसिडेंट जो थे जो बाइडन, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस किया था ओबामा को कि नहीं नहीं मत सुनो फौज की, मत सुनो फौज की। जब ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन नेपच्यून, उसकी डिस्कशन हो रही थी, बाइडन साहब ने कहा डोंट डू दिस, तुम मारे जाओगे। ये तो ओबामा ने रिस्क लिया और कर दिया। जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने पहले तो फौज को ऐसी डांट डपट लगाई कि डांट, मैं, वो भी पुराने फौजी हैं, वियतनाम में कैदी रह चुके हैं, ठीक है साहब, उन्होंने डांट डपट लगाई कि यू ब्लडी वेल विल डू व्हाट आई एम सेइंग। अब भाई आप फौज को हुक्म पे चलना होता है, वो प्रेसिडेंट की अवहेलना नहीं कर सकते। 2,500 ट्रूप्स को पहले निकाला, फिर पता चला कि साहब सिविलियंस निकालने हैं, फ्रेंडली अफगान निकालने हैं, 7,500 ट्रूप वापस भेजे। ये तो साहब वहां पे हो रहा है केओस। 7,500 ट्रूप वापस भेजे, काबुल का पेरीमीटर, तालिबान पे डिपेंड हो गए, हमको निकालो, पाकिस्तान पे डिपेंड हो गए, हमको निकालो। और जहां पाकिस्तान पे फिर डिपेंड हो गए, हिंदुस्तान को हुक्म मिला कि तुम पाकिस्तान को नहीं छेड़ो, बिल्कुल ऑपरेशन बंद, सीज फायर दो, गले लगा लो, क्रिकेट खेलो, तुमसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। हाँ तुम्हारे लोग मर रहे हैं, वो तो बेवकूफ है, हिंदुस्तानी कुत्ते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुत्ते बिल्ली मर गए तो कोई फर्क पड़ता है? व्हाट नॉनसेंस। 11 तो हमारे सिविलियंस मारे जा चुके हैं, 9 से ज्यादा, सॉरी 9 सिविलियन मारे जा चुके हैं, 11-12 तक अभी तक हमारे जो रिन्यूड फाइटिंग है, हमारे फौजी मारे जा चुके हैं। एसएसजी के वो तालिबान के भेस में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, क्योंकि हमने सीज फायर दे दिया साहब, हथियार डाल के तकरीबन बिठा दिया हमारी फौज को भी कि जो कुछ होता आने दो, अब तो पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत होगी, क्रिकेट होगा, मुशायरे होंगे। एनएसए को टॉक्स में बुलाया, उसने भी आने से मना कर दिया। मतलब क्या, मतलब बुलाने की जरूरत क्या, उसे सिर्फ ये बोलना था कि भाई तू, हम 50,000 टन अनाज अफगानिस्तान के लोगों के लिए भेज रहे हैं, तुम जाने दो। क्या वो मानने वाला था? उसने तो साहब आने से ही मना कर दिया। अब आई एम श्योर ये सिंक इन हो गया है। आफ्टर ऑल लोग अंधे तो नहीं है साहब, हमारे सामने बड़ा युद्ध आ रहा है, ठीक है, आप लड़ना चाहें या ना लड़ें, आपको लड़ाया जाए। You think so, sir? This is sunk in with the government, or do you think they're still not grasping it well enough? I think it has sunk in because somebody has to be blind not to see this, and their people are not blind. People are not blind. ये जो तालिबान सपोर्टर्स थे हमारे यहाँ, पता नहीं फॉरेन मिनिस्ट्री वो सोल्ड टू द तालिबान, हमने बात कर ली है, सानेक्जाई इज द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द तालिबान। सानेक्जाई को कोई थूकता नहीं उसके ऊपर तालिबान में। और ये दोहा वाले, बिल्कुल सही कहा ललित ने, वो दोहा में ही बैठे हैं, बरादर की पिटाई हो चुकी है, ठीक है। तो लेट्स टॉक सेज, ये जो दोहा वाले ऑपरेटिव्स थे उनको अच्छे छिटक के अलग किया गया है, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वहां गया कि जो हक्कानी ग्रुप है वो इंचार्ज बने, जो उसका खास पाकिस्तान के चमचे हैं उनको चार्ज देके आया गया। और ऐसी सड़ी सरकार बनाई है ड्रगीज, ड्रग स्मगलर्स की, ड्रग पेडलर्स की, क्रिमिनल माफिया की, और जो 37 मिनिस्टर्स में से 17 तो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर। पाकिस्तान खुद नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया। इसी पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा ओवर रीच करते हैं, ये अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं। ये समझते हैं कि आज तो बस हरा दिया हमने, चित्त कर दिया अफगानिस्तान को, कल हिंदुस्तान को चित्त कर देंगे। केवल बातों से चित्त नहीं होता, इतना बड़ा मुल्क बातों से चित्त नहीं होता। अगर हम खुद चित्त ना होना चाहें तो बात यह है कि अब लड़ने का टाइम आ गया है। और आपको बड़ा क्लियरली अमेरिका को भी बोलना होगा साहब, अगर अमेरिका इतना दुश्मनी दिखा रहा है, एक तो क्वाड की बात हो रही है, आपको F-35 देने को तैयार है, आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है देने को तैयार है, रूस दे रहा है हमको, लीज पे दी है न्यूक्लियर सबमरीन, अपने लेटेस्ट फाइटर वो जो है उनका स्टेल्थ फाइटर वो बेचने को तैयार है। अरे साहब हम फ्री की भीख नहीं मांग रहे, हम पैसे देने को तैयार है, लेकिन अमेरिका हथियार देने को तैयार है। उसने पाकिस्तान को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स दिए थे, जिनकी रेंज हमारी जहाजों की रेंज से ज्यादा थी, और तभी हमको
नहीं, जो हमारा जो पुलवामा के बाद जो एयर बैटल हुई थी, अभिनंदन का नुकसान हुआ जी। मिग 21 गए हमारे, वो 35 किलोमीटर रेंज का मिसाइल लेके 80 किलोमीटर रेंज के मिसाइल से उसने आपको उड़ा दिया। मतलब देखिए, तो वी विल हैव टू गेट रेडी। अब थोड़ी पिछले 2 साल से जब चीन ने आपको थोड़ा सा हुकारा है, तो यहाँ वेकअप कॉल आई, और अब भी हमको वेकअप कॉल में आना पड़ेगा। अमेरिका वो सब ठीक है, अपनी ताकत अपनी बढ़ाइए, इतनी सक्षमता करिए कि यू डिफेंड योरसेल्फ, यस, यू लुक आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट। एक चीज जो सब मिलिट्री पर्सन वो फील करते हैं, जो अभी आपने कही, और ये पॉइंट कई बार कर्नल रामा सर ने भी बोली है, कि डिप्लोमेटिक एग्रेसिव डिप्लोमेसी ना करके, और समहाउ वहां पर बहुत ही एक वीक डिप्लोमेसी की वजह से कई बार ये जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है, ये इंडिया ने पास्ट में भी लूज किया है। तो आपको, और ये मेरा सवाल जनरली आप तीनों से है, मेजर जनरल साहब आपसे, कर्नल रामा सर आपसे, क्योंकि ये बात कर्नल रामा ने बहुत बार कही है कि डिप्लोमेटिकली हम लोग एडवांटेजेस लूज कर देते थे, और अंबरदार सर से भी, जी से भी, कि आपको क्या लगता है कि कहाँ डिप्लोमेटिकली हार्डनेस करने की जरूरत है? काफी प्लेयर्स हैं, जैसे ईरान है, चेचनिया है, वो है, कहाँ से हम इंटरवीन करके एग्रेसिवली अपने एडवांटेजेस कंसोलिडेट कर सकते हैं? मैं बोलूं मैम, मुझे निकलना, सर आपकी इजाजत हो तो मुझे निकलना है टू रीच हॉटर। सो लास्ट कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑन दिस। या जी 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 जी, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ जो मैं जब बोलता हूँ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, मेरा तात्पर्य हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या फॉरेन अफेयर्स के लिए हो, उसको हमें दोबारा से का करिकुलम, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, हमें उनका करिकुलम आईएएस और आईपीएस के लिए, हमें आईएफएस के लिए करिकुलम बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सोच, अभी जब पुलवामा का एक मिसाल देना चाहता हूं, पुलवामा का जो एक बार ये एनिवर्सरी हुई थी, पहली एनिवर्सरी जब मैंने बालाकोट का अटैक किया था, उसकी पहली एनिवर्सरी में किसी एक प्लेटफॉर्म पे था, बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थे, जनरल से, एयरफोर्स के ऑफिसर से, नेवी के ऑफिसर थे, और सीनियर डिप्लोमेट्स थे। तो वो लोग जश्न मना रहे थे, नेवी वाले बोलते हमने ऐसा किया, हमको मालूम है नेवी का बहुत बड़ा रोल था बालाकोट पे, जो हम आम लोगों को नहीं मालूम है। डिप्लोमेसी का भी रोल था, और आपके आर्मी का भी रोल था, एयरफोर्स का रोल था, सब अपना अपना वो ले रहे थे कि भाई हमने ऐसा किया, हमने किया। एक इंटरवेंशन मैंने किया, मैंने कहा सर 2014 से पहले भी आप ही की आर्मी थी, आप ही जनरल थे, आप ही एयरफोर्स के ऑफिसर थे, आप ही नेवी ऑफिसर थे, आप ही डिप्लोमेट थे, तो आज तक हमने ये बालाकोट करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि पॉलिटिकल, देयर वाज एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल। और डिप्लोमेट्स मैम, डिप्लोमेट्स, कई डिप्लोमेट, नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आगे आगे थे, इस सरकार को गोड कर रहे थे कि आप तालिबान को रिकॉग्नाइज कीजिए। They are very senior who have been on Afghanistan, Pakistan desk in our foreign ministry. नाम नहीं लेना चाहूंगा उनके, और से, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी की वजह से हमने बार बार मार खाई है। हमने जो काबुल में, जो ढाका की हिस्टोरिकल जीत को हमने लूज किया शिमला में, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेट्स। दैट इज कश्मीर, कश्मीर को आपने लगभग दे चुके थे मैम। साक का जो प्लेटफॉर्म था ना, वो इट वाज रिड्यूस्ड इंडिया पाकिस्तान ऑन कश्मीर। ये नहीं कि इंडिया का कोई नैरेटिव था वहां पे, वहां पाकिस्तान का नैरेटिव चलता था कि हिंदुस्तान को कितना गोड कर रहा है कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए। वी हैव टू पुट प्रेशर। नो जस्ट अ सेकंड, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, ये हमें प्रेशर बिल्ड करना है सरकार के ऊपर। आपने देर कर दी, आपने नॉर्दर्न एयरलाइंस को अप्रोच करने के लिए, उनको एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट देने के लिए आपने लेट किया, लेकिन अब किया, देर किया, दुरुस्त किया। जो एनएसए की मीटिंग हुई, मैं समझता हूं एक शुरुआत है। पब्लिक प्रेशर, होम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक पब्लिक प्रेशर से चलेगी, क्योंकि जब पॉलिटिक्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तभी रिएक्ट करेंगे, नहीं तो निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। जैसे मैंने बोला, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान खतरे में है, ये याद रखिएगा। Final closing comments, Colonel sir, आपको, and last में I'll take the closing statement from General Bakshi. Colonel sir, quickly, you also always have had this point about diplomatic lack of harnessing at the diplomatic level of the advantages, strategic advantages. We have lost on the table what we have won in the battlefield more than once. And there are so many, we have had so many, we have done such blunders, yes sir. Blunders. Okay, agreements and things which have all been thrown
into the dustbin by China, by Pakistan. We know that. So I'm not touching upon those issues. But then today, we have to take care of our security, and there's no doubt about it. We are a growing power. We have to do a cost-benefit analysis of what we are doing in Kashmir. See the number of people we have got there. Why have we got so many people there? Are we not really taking action against the people who are creating a problem? That is the Pakistani army. Are they being punished for what they are doing? Since October 1947, they have been sending people across to Kashmir. And today, how many years have passed? 70 years have passed. And they're continuing to do that. And they're going to do that from Afghanistan. People are going to come via Pakistan to Kashmir and down below. Already, you have seen how drugs are coming from Afghanistan all across our borders. Punjab is literally a gone case. So it is not a simple affair of taking care of only people who are coming across the border as terrorists. Much more. You have to take it. And so far as diplomacy is concerned, look, we have to take care that people in Afghanistan have to be, what do you call, thoda chabi dena chahiye. Please stand up again for yourself. We will help you, but you have got to stand up for yourself. We can't give a clean sheet to the Afghan army ki unko aur mil gaya to sab bhage. How can we do that? We got to tell how do we tell the Pakistan Afghanis army guys who have been trained, who had weapons? We have to tell them, sorry, you got to stand up for yourself, and then we will help you. We are here to help you, but you got to stand up for yourself. So the last 50 years has been going on, And we can't sit and say that, chalo ho gaya ji, hukum mil gaya, to main bhag gaya. You can't accept that. It's just not acceptable for Fauji. Sorry, not acceptable, sir. Not let me acceptable. now come for the final comment to General Bakshi. I will again put the entire this thing. Let's come to the present situation now. Two things: Sandy का call किसी और how prepared is the present government in terms of clarity, and then how we can just take over and get because it is not, we have been defensive for too long. You rightly pointed out there is a need to completely measure all our advantages and take control of the situation for our own security, because a spillover of the situation is almost understood. So how prepared is the government? Do you see this particular, and I'm talking only about this particular government, let's forget about the past. Do you see this government mentally, whether they're in that mind frame or not, to aggressively, to proactively take charge? The very fact, I reiterate, the very fact that the NSS conference has been held with Russia, with Iran, with each and every Central Asian country, especially Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, etc., which border Afghanistan's north, and of course Iran. That is a very, very clear-cut step, a very wise step, very timely step. In fact, it was getting overdue. So I'm glad and we are relieved that at least we are now seeing action in the right direction. What the specifics of that action are, we would leave it to the government. I would not like to talk much about it. But the simple fact is that you will have to make a clear-cut choice. Does this Taliban regime suit our national security interests? It does not. Never. It is hostile, inimical. For anybody to dream or imagine that this is Taliban 2.0, how different, how reformed they are, my God. Yeah. I mean, it's a joke. Illusion. It's a delusion. Some people are living in Alice in Wonderland. They have to be brought out of it before they do harm to national security. So the fact is, we do not have to intervene militarily at this stage. We have to help the Northern Alliance. Nice. Yes. And we have to help all the forces which are hostile to the Taliban. And let me tell you, they are increasing by the day. Yes. Initially, it was only Panjshir, the son of Ahmad Shah Massoud, and Amarullah Saleh who were leading the fight. Amarullah Saleh lends legal respectability to the fight.
Yes. The only elected government in Afghanistan was the Ghani government. Ghani went out. Amrullah Saleh is the acting president. Yes. And legally, it would be absolutely in order to support him against a mafia bunch which has not been recognized even by Pakistan and China. So we need to be aggressive and outright in our support to the Northern Alliance. All right. We need to give military support, and you may have to intervene physically if Pakistan tries to come. What is the way of intervention? Very To clearly fight spoken. the Pakistani army, do you have to go to Afghanistan? You don't have an LC? No. You don't have an international border? You don't have your navy on the seas opposite Karachi? You don't have your air force here? अब मारो इनको अच्छी तरह से इस तरफ से, ठीक है? And automatically the effect will go to Afghanistan. We will see how 11 Corps is then free to intervene in Afghanistan. Yes. And if Pakistan still insists on interfering militarily, then we should go to the UN, have a UN Security Council, sanction a force, pay for that force, and as part of that force, via Iran, via Tajikistan, we can enter in the final stages to give the decisive blow. So our choices and possibilities are many, sir. The possibilities are many. Yes. Yeah, hundreds of possibilities. But you have to summon up the will, clear cut plan. You can't be woolly headed. Oh, we will love the Taliban, make love to the Taliban and win them over. My foot you will win them over. You are allowing them a reprieve to try and now destabilize Jammu and Kashmir, which had more or less, like Lalit said, there was a lull there. We had totally controlled the situation. No, Again, you are taking it back, snakes and ladders, because suddenly American interests are more important than our national interest. What bloody ceasefire? Now he is blatantly interfering, attacking across the line of control in terms of sending infiltrators, SSG, and you still want to have a ceasefire? I mean, I don't understand this. Therefore, now I'm glad this conference has been held. I'm sure there has been the government has seen through what is happening, because we will have to act. इसके पहले कि पानी सर के ऊपर चढ़ जाए, and don't react, act. Be proactive, attack across, fight across. Why do you have to fight in your own territory? Yes, sir. This is the limit. Why should the Panipat syndrome continue forever and ever? सारी लड़ाई दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर होगी क्योंकि खुला मैदान है पानीपत में. सारी पानीपत की लड़ाई हारे हो. Why should the fight take place on Indian soil? Why not on Pakistani soil? Why not on Afghan soil? Why do you have to wait for him to cross to fight him in Rajouri? Why can't your special forces go across? Yes. Your air force can do a lot of damage. Your navy can do a lot of damage. Terrible damage. Providing we learn to use the power. The problem is the mindset. The problem is the Gandhian mindset of our foreign ministry, of our bureaucracy, that is what I was trying to which get are at, more intent upon waging peace as opposed to waging war. I was trying to get this out of your mind, out of your mouth. The only time that the bureaucracy had also come on page was in the 71 war, when all of us were fighting to defeat Pakistan. And we beat Pakistan. We broke it into two. But we created a new nation state, 93,000 prisoners of war. I was part of that conflict. I saw it with my own eyes. That is what happens when the whole of the government approach. It's not that the foreign ministry is trying to wage peace, get a Nobel Peace Prize, win over the Taliban, hearts and minds. What a joke. You must understand we have to fight for our life. And we better fight forward. And we are rather than on our own territory. Years. So the mindset needs to change. And this whole Taliban lover brigade needs to wake up and smell the coffee before they create a disaster for India. So I'm very glad that this conference has taken place. It has given a lot of relief to us, those who love India and who are just watching this drift of support to America. Chahe aakhri Hindustani mar jaye. What nonsense! If Biden will not help us, well, to hell with Biden.
We are big enough to take care of ourselves. We are a nation of 1.4 billion, second largest army, fourth largest air force, fifth largest navy. We have the youngest population in the world. If you have to raise an army, you can raise the biggest army in the world today. Yeah. So, ठीक I है. mean, let's use these assets and let us be proactive. Yeah. Don't be reactive. For God's sake, a major threat is coming your way. It's already on your head. It is, sir. It is, sir. Don't I wanted to hear don't this. be That's a clear defensive. statement from you. Don't just be reactive, and don't just keep doing consequence management. Raise costs and consequences for Pakistan. If Pakistan is the latest lover of the United States, I mean, we can't help it. We have to defend ourselves. We can't start the make love brigade to Pakistan. Bloody nonsense. Cricket matches and this and wo bhi phir aap haare. You know, when you play cricket matches, when there are families mourning their dead, civilian, military, सारों की जो बद दुआएं लेके मैच खेला और पिट के अपनी बेइज्जती करा के आए. So don't do the same thing, create a similar situation on the battlefield. In that love fest with Pakistan, we have to wake up and defend our interests. We are under serious threat. Our national security is being challenged by China, Pakistan, Taliban, Turkey, and the Maoists and jihadis in your own backyard. Backyard. So we have a regular Mahabharat lined up for us. You better fight. And if you have to fight, you better prepare your armed forces. Give them all that they need. Expand them. Don't cut them down. You need to expand them. You need to create out of area intervention capabilities. 2 years down the line, you may have to intervene militarily. Where is that air assault division? Yes. Create it now. Create it now. Anticipate. Look ahead. This was the clarity I was talking about, sir. I wanted to hear it from you. I'm very happy to have it so clearly and emphatically. And I'm also a little sorry that Mr. Shahzai could not hear this. He misunderstood Mr. Anvardar's. Mr. Anvardar was dwelling on a bit of history, and he unfortunately misunderstood. His problem was that he hung on the word communist. Communist, yeah, and the exactly. Communist fought, and as a good communist poor chap, he just went off on a tangent. But actually, this talk has actually been gone along the lines of what even he would have, the kind of response he would have liked to have seen from India. Thank you so much, Colonel Rama. Thank you so much, Anvardar ji. Thank you, General Bakshi. I hope sabke paas pahunche. I hope the bureaucracy, this government is shaken to actually reclaim their space. Yeah. Their space which we have held in the ancient times. कहीं ना कहीं हम वो भूल चुके हैं, वो डोमिनेंट करना. सनातन सिविलाइजेशन को रिस्टोरेट करना है. थैंक यू मैम. जी. Thank you. Thank you so much. Stay safe, all of you. All the best. Stay safe. Namaskar, sir. Namaste. Namaste.